सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। और हमने ऑलरेडी जो है वी हैव ऑलरेडी डन द सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, और एक जो है वो थ्योरी हमारे पास पीछे रह गई थी। न्यू एवोल्यूशनिज्म के साथ जनरली हम जो है वो उसको रीड करते हैं, दैट इज़ द कल्चरल मटीरियलिज्म। देखिए, कल्चरल मटीरियलिज्म आपके पास एक ऐसी थ्योरी है, जैसे जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते जाते हैं तो आपके पास एक डिबेट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अक्सर रहती है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। क्या एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आती है? क्या एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपके पास साइंसेस के अंदर आती है? ठीक है, जैसे आपके पास सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी को बहुत सारे लोग, जैसे इमाइल डर्काइम हो गए, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो ये बताया है दैट सोशोलॉजी जो है वो साइंस के अंदर आती है। कई लोग जो है वो इनसे जो है वो नहीं ताल्लुकात जो है वो नहीं रखना चाहते। सिमिलरली आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, तो उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपके पास जो है वो अगेन उसके अंदर भी जो है वो एक डिबेट रहती है कि वेदर इट इज़ इन ह्यूमैनिटीज़ और इट इज़ इन साइंस। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी को साइंस की तरह इस्टेब्लिश करने वाले आपके पास क्या थे? क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे। तो आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक साइंस की तरह है, और उसको जो है वो साइंस ऑफ कल्चर की तरह से जो है वो आपको एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो समझना पड़ेगा, उसको जो है वो रीड करना पड़ेगा। फिर दूसरी ओर जो है वो आपके पास दूसरे तरह के लोग हैं, जिनको जो है वो फ्रांस बोअस ने जो है वो, और फ्रांस बोआ ने जो है वो इस्टेब्लिश किया है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि दैट एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ ह्यूमैनिटीज़, वो जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आती है। ठीक है, ये जो आपके पास स्कूल ऑफ थॉट है ये कहता है कि कल्चर है क्या आखिरकार। ठीक है, कल्चर है क्या? वो कहते हैं कि कल्चर जो है वो आपके पास हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न है, आपके बिहेवियर का, आपके आर्ट्स का, आपके लैंग्वेज का, आपकी मिथोलॉजी का, आपके रिलीजन का। दे आर ऑल हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न्स, वो हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड हैं। और आपके पास हर एक कल्चर का जो हिस्ट्री है, हर एक कल्चर की जो हिस्ट्री है वो अलग अलग है। जब आपके पास हर एक कल्चर की जो हिस्ट्री है वो जो है वो अलग अलग रहेगी, तो आपके पास जो है वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो हैं वो भी जो है वो अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वो इस डेफिनेशन को जो है वो पलट देता है। कल्चरल मटेरियलिज्म कहता है कि ठीक है, आपके पास हिस्ट्री जो है, मानते हैं कि हम जो है वो हिस्ट्री जो है वो उसका कोई आप पर्टिकुलर लॉ जो है वो कोई जनरलाइज लॉ जो है वो नहीं बना सकते। हिस्ट्री का कोई जनरलाइज लॉ नहीं है। बट उन्होंने क्या किया कि बहुत चालाकी से जो है वो आपके पास कल्चर की डेफिनेशन को पलट दिया। ठीक है, तो वो समझाते हैं कि आपके पास जो कल्चर है इट इज़ दी अडेप्टिव मैकेनिज्म्स। कल्चर जो है उसको वो अडेप्टिव मैकेनिज्म की तरह से जो है वो समझाते हैं। अडेप्टिव मैकेनिज्म, अडेप्टिव मैकेनिज्म किस चीज़ का? अडेप्टिव मैकेनिज्म टू दी लिमिटेशंस, जो आपके पास इन्वायरमेंट की लिमिटेशंस हैं, उससे अडेप्टिव मैकेनिज्म जो है वो आपका। तो ये अडेप्टिव मैकेनिज्म के अंदर आपके पास एक जो है वो सोशल स्ट्रक्चर आ जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर आ जाता है, और एक जो है वो आपके पास जो है टेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है, तो इस अडेप्टिव मैकेनिज्म को आप साइंटिफिकली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो वो कल्चर की जो डेफिनेशन है उसको वो पलट देते हैं, उसको वो उलट देते हैं। पहले अब तक हमने जो है वो कल्चर को हिस्ट्री के माध्यम से देखा। तो आपके पास मेरविन हैरिस जो हैं वो कल्चरल मटेरियलिज्म के अंदर इस चीज़ को हिस्ट्री मेनिया कहते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के दिमाग में फ्रांस बोआ ने एक ऐसी परत चढ़ा रखी है कि वो जो है हर चीज़ को हिस्ट्री 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 करते फिरते हैं। और वो जो है वो आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी को असल में होना चाहिए था, जो एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए थी, वो उसके ऊपर जो है वो फ्रांस बोआ ने एक बर्डन रख दिया है, जिसकी वजह से आपके पास जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो कल्चर के ऊपर होनी चाहिए थी, इस अडेप्टिव मैकेनिज्म के ऊपर होनी चाहिए थी, वो कल्चरल स्टडीज जो है वो रुक गई हैं, वो हुई नहीं है।
ठीक है। तो आपके पास जो ह्यूमैनिटीज़ वर्सेस साइंस डिबेट है, इसके अंदर जो आपके पास कल्चरल मटेरियलिज्म है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कह लीजिए, या फिर एक आपके पास जो है वो एक टर्न कह लीजिए, वो जो है वो साबित होता है। ठीक है। सो बिफोर वी मूव फर्दर, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन यू कैन विजिट द O2IS अकेडमी ऐप। आप O2IS अकेडमी ऐप को विजिट कर सकते हो। आप इसके जो है वो स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए। इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स। इस कोर्स को जो है वो आप देखोगे, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इन दिस कोर्स आप जो है वो रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए। इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल गेट द PDF। आपको जो है इसकी PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द न्यू एवोल्यूशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम। यहाँ से जो है वो जैसे सवाल जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। जनरली द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड फ्रॉम द कल्चरल मटीरियलिज्म इटसेल्फ, या फिर क्वेश्चन जो है वो मेरविन हैरिस के कल्चरल मटीरियलिज्म से जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह से जो है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है। जब ऐसा जो है क्वेश्चन कल्चरल मटेरियलिज्म के ऊपर पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास केस स्टडी, मेथडोलॉजी और क्रिटिसिज्म, ये तीन चीज़ें जो हैं वो बेहद 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 इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। सो मेरविन हैरिस ने, आपके पास नॉर्थ अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है वो आपके पास फील्ड वर्क किया है मोज़म्बिक के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर और इक्वाडोर के ऊपर, उनके रेस एंड एथनिक रिलेशंस के ऊपर, इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म के ऊपर और द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। फिर आपके पास जो है वो मेरविन हैरिस की जो थ्योरी है वो इन कामों के अंदर जो है वो आपको दिखाई देती है। द नेचर ऑफ द कल्चरल थिंग्स, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, द हिस्ट्री ऑफ थ्योरीज ऑफ कल्चर, और जो आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द कल्चरल मटीरियलिज्म, द स्ट्रगल फॉर साइंस ऑफ कल्चर। इसके अंदर वही जो मैंने पीछे जो चीज़ें दोहराई हैं फ्रांस बोआ वगैरह की, तो उन चीज़ों को मेरविन हैरिस जो है वो दोहराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है 1979 का। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसको जो है वो एक बार जो है वो आपको ज़रूर लिखना है। बाकी अगर चाहे भूल जाओ, ठीक है, काओ, पिग्स, वॉर्स, विचेस, अगर इनको भूलना चाहते हो भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी ये जो किताब है कल्चरल मटेरियलिज्म, ये जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल्चरल मटेरियलिज्म का क्रक्स क्या निकल के सामने आता है। कल्चरल मटेरियलिज्म का क्रक्स है कि आपके पास जो कल्चर है, दे आर प्राइमरीली, यानी कि कल्चर का सबसे पहला जो है वो आपके पास काम क्या है, दे आर दी अडेप्टिव सोल्यूशंस। जो सबसे पहला काम है वो उनका अडेप्टिव सोल्यूशन, दे आर दी अडेप्टिव सोल्यूशन टू दी मटीरियल सर्कमस्टांसेस। टू दी मटीरियल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो इंसान की साइको फिजिकल नीड्स को पूरा करने में इन्वायरमेंट जो है वो कुछ हर्डल्स जो है वो बनाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है वो आपके पास जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है वो आपके पास जनरली कोई फर्टाइल जो है वो सॉइल नहीं है। ठीक है। आपके पास जो है वो पत्थर हैं, तो ऐसा जो है वो आपके पास इन्वायरमेंट है। तो इंसान क्या करेगा, इंसान उन पत्थरों को तोड़ेगा और उनसे जो है वो वेपन्स बना लेगा, और उन वेपन से जो है वो हंटिंग गैदरिंग करेगा। अब हंटिंग गैदरिंग क्या हो गया, दिस इज एन अडेप्टिव सोल्यूशन टू द मटीरियल सर्कमस्टांसेस। मटीरियल सर्कमस्टांसेस क्या थे आपके, मटीरियल सर्कमस्टांसेस क्या थे, दैट यू हैड नॉट फर्टाइल सैंड, आपके पास फर्टाइल जो लैंड है वो नहीं थी। फर्टाइल लैंड नहीं थी तो आप एग्रीकल्चर कैसे करोगे। ठीक है। अब आपके पास फर्टाइल लैंड नहीं थी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पत्थर थे, तो आपके पास दीज वर द मटीरियल सर्कमस्टांसेस। तो अब आपने मटीरियल सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट किया, अडेप्ट करके आपने उसका एक वेपन्स निकाल लिया। वो वेपन्स क्या होंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ कल्चर, वो कल्चर का पार्ट हो जाएंगे। सो द पीपल विद द सिमिलर टेक्नोलॉजी, जिनके पास सिमिलर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट होता है और सिमिलर एनवायरमेंटल सेटिंग्स होती हैं, उनका जो कल्चरल अरेंजमेंट है वो भी जो है वो सिमिलर ही होता है।
ठीक है, उनके अंदर जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सोशल ग्रुपिंग है, बिलीफ सिस्टम है, वो सब कुछ जो है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल सर्कमस्टांसेस जो है वो आपके पास सेम है। सो इस तरह से ये एक इकोनॉमिकल डिटर्मिनिज्म का सिस्टम जो है वो आपके पास बनाते हैं। ठीक है, कि मटेरियल ही जो है वो आपके पास सारी चीज़ों को डिटरमाइन करेगा। सो इसके लिए इसका नाम रख दिया गया मटीरियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, आगे आ जाता है मटीरियलिस्टिक अप्रोच। मटीरियलिस्टिक अप्रोच इट इज़ अ साइंटिफिक स्ट्रेटजी फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट ही है ना, दैट यू हैड सर्टन मटीरियल सर्कमस्टांसेज, आपके पास कुछ सर्टन, देयर वर सर्टन मटीरियल सर्कमस्टांसेज, एंड ड्यू टू दो सर्टन मटीरियल सर्कमस्टांसेज व्हाट हैपेंड वाज कि आपके पास जो है वो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बन गई, या फिर आपके पास जो है वो उन मटीरियल सर्कमस्टांसेज की वजह से आपके पास जो है वो कल्चर जो है या फिर कल्चरल डिसिमिलैरिटीज जो है वो आपके पास जो है वो बन गई हैं। दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। सो मटीरियलिस्टिक अप्रोच कहती है कि आपको ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को जो है वो आपको स्टडी करना है। फर्स्टली, पहला आप क्या देखोगे कि मटीरियलिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, आपकी कल्चर के अंदर मटीरियलिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीछे जो है वो हमने यही देखा था कि लेट से यू डू नॉट हैव दी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, आपके पास फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, लेकिन आपको जो है वो अपनी बायोसाइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना है। सो यू स्टार्ट मेकिंग दी हंटिंग टेक्नोलॉजी, और उसी हंटिंग टेक्नोलॉजी के अराउंड जो है वो आप अपना जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करते हो। जैसा आपका फैमिली स्ट्रक्चर होगा वैसा आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसा आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर होगा वैसा आपका जो है सोसाइटी के अंदर बिहेवियर बनेगा, जैसा आपका बिहेवियर बनेगा सोसाइटी के अंदर, या फिर जैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, वैसा जो है वो आपका मेंटल सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि जो है वो आपका रिलीजन वगैरह, मिथ वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास देयर आर मटेरियल कॉन्स्टेंट्स। मटेरियल कॉन्स्टेंट्स के अराउंड ही जब आप बायोफिजिकल नीड्स को या फिर बायोसाइकोलॉजिकल नीड्स को जो है वो आप फुलफिल करने की कोशिश करते हो, तो आपके पास अलग अलग लेयर्स के अंदर जो है, आपके पास अलग अलग लेवल्स के ऊपर जो है वो आपके पास पूरा भरा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। Superstructure, again it is divided into two parts, the behavioral superstructure and the mental superstructure. ठीक है, तो आपके पास यूनिवर्सली एट द यूनिवर्सल लेवल्स देयर आर 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स हैं आपके पास। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर, तीसरा होता है बिहेवियरल सुपरस्ट्रक्चर और चौथा होता है मेंटल सुपरस्ट्रक्चर। ये जो है वो आपके पास 4 जो है वो मेजर पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, बिहेवियरल सुपरस्ट्रक्चर, मेंटल सुपरस्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपके पास प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी कैसे जो है वो आपने बिल्ड की हुई है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि फैमिली सिस्टम को जो है वो आपने कैसे जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। वेदर इट इज़ पोलीगैनी, वेदर इट इज़ पोलीएंडरी, वेदर इट इज़ ग्रुप मैरिजेस, कैसे बनाया हुआ है। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जो आपके पास रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन के ऊपर। फिर आपके पास आ जाती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपके पास पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि आपके पास जो है सोसाइटी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कैसा रहेगा, वो जो है वो समझाता है। ठीक है, तो आपके पास पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बना, दूसरा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हैं वो बन गए। फिर आपके पास बात आती है बिहेवियरल सुपरस्ट्रक्चर की, कि आपके सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो आपके पास कैसे हैं। देन आपके पास जो है वो मेंटल सुपरस्ट्रक्चर की, आपके रिलीजन, गोल, बिलीफ सिस्टम जो है वो कैसा है। ठीक है, एमिक स्ट्रक्चर का मतलब जो आपका अंदर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो द डिटर्मिनेशन, हियर द कीवर्ड इज द डिटर्मिनेशन। इट गोज इन द ऑर्डरली फैशन। ठीक है, यानी कि द इंफ्रास्ट्रक्चर इट विल डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इट विल डिटरमाइन द सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो
1 to 2 to 3 इस तरह से जो है वो डिटरमाइन करता है, ऑर्डरली फैशन के अंदर डिटरमाइन करता है। देन फाइनली it proves that the demographic, environmental, economical and ecological factors they are responsible for the cultural change। ठीक है, तो आपके पास कल्चरल चेंज के लिए बहुत सारे फैक्टर जो है वो लगते हैं, फिर जाके आपके पास जो है वो कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने से धीरे धीरे आपके पास जो कल्चर के अंदर चेंज आ जाता है, आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है। Then you have the illustration or the case study. So in 1974 इन्होंने जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो सेक्रेड काउ कम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो स्टडी पहला जो है वो आपके पास स्टेप था। इन द फर्स्ट स्टेप वी विल स्टार्ट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, या फिर हम जो है वो लिमिटेशंस के साथ शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं? 1974 के अंदर जो है, जो इंडिया के अंदर जो आपके पास आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अंडर डेवलप्ड है। दूसरी लिमिटेशन है कि आपके पास जो है जो फर्टाइल लैंड है इट इज़ नॉट वाइड स्प्रेड। फर्टाइल लैंड जो है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है। जब आपके पास फर्टाइल लैंड वाइड स्प्रेड नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप्ड है एंड स्टिल यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, फिर भी आप जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो आपके पास मेरविन हैरिस कहते हैं कि आपके पास कल्चर इस चीज़ को अडेप्ट कैसे करता है। तो उन्होंने कहा कि कल्चर ने कहा कि काऊ को जो है वो सेक्रेड बना दो, काऊ के स्लॉटर को जो है वो आप टैबू कर दो, काऊ के स्लॉटर को जो है वो आप मना कर दो। ठीक है, क्यों? कि बिकॉज काऊ सर्व्स मैनी पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस को जो है वो काऊ जो है वो सर्व करती है। यही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, 74 के अंदर स्टडी की थी और 89 के अंदर जो है वो उन्होंने सेक्रेड काऊ कम्प्लेक्स के ऊपर ऐसे लिखा था। सो इट डज नॉट पोज एनी कंपटीशन टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के साथ इसका कोई कंपटीशन नहीं है। काऊ ने जो है वो घास चरना है, ह्यूमंस ने जो है वो दाने खाने हैं। ठीक है, उन्होंने जो है वो अपनी क्रॉप का प्रोड्यूस खाना है। तो आपके पास अलग से जो है वो पेस्चराइज्ड लैंड जो है वो इनके लिए जो है वो रख ली जाती हैं। दे प्रोड्यूस द फ्यू मेल ऑफ स्प्रिंग्स, जिनको जो है वो लैंड को जोतने में, प्लो करने में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इनका जो काऊ डंग है इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इनका मिल्क है वो आपके पास जो वाइड स्प्रेड प्रोटीन शॉर्टेजेस हैं इंडिया के अंदर उसको पूरी करने में जो है वो यूज़ किया जा सकता है। जब इनकी डेथ हो जाती है देन ये लो कास्ट के पास या फिर मुस्लिम्स के पास जो है वो चले जाते हैं और उसको जो है लेदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है। सो इस तरह से काऊ जो है वो आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कल्चर का। और काऊ के अराउंड जो है वो इंडिया के बिलीफ सिस्टम्स, इंडिया के सोशल रिलेशनशिप्स, इंडिया का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो जो है वो आपके पास काऊ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। काऊ स्लॉटरिंग के टैबू के अराउंड जो है वो आपके पास रिवॉल्व करता है, बिकॉज काऊ हैव इमेंस फंक्शनल इंपॉर्टेंस इन द इंडियन सोसाइटी। देन योर क्रिटिसिज्म। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? पहला और सबसे अहम क्रिटिसिज्म है कि आपके पास जो बिलीफ सिस्टम्स हैं दे आर लॉन्ग लास्टिंग, बट जो आपके पास मटेरियल है वो जो है वो आपके पास बहुत तेज़ी से जो है वो चेंज करता रहता है। द बिलीफ सिस्टम्स दे आर लॉन्ग लास्टिंग बट द मटेरियल इट चेंजेस रैपिडली। वो क्या कहते हैं कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है इसको हमने क्या कहा था, इट डिटरमाइंस, वो डिटरमाइन करेगी। ठीक है, वो डिटरमाइन करेगी कि आपका जो है वो स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, और सोशल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा कि आपके पास जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या होंगे। सोशल स्ट्रक्चर और आपके पास जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास जो है वो ज़्यादा डायनेमिक नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज करती रहती है बट द सोशल स्ट्रक्चर एंड बिलीफ सिस्टम्स दे डू नॉट चेंज वेरी ऑफन। ये इतनी तेज़ी से चेंज नहीं करते। स्टिल वी आर हैविंग दी जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी भी जो है वो हमारा सेंस ऑफ फैमिली सिस्टम जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। खैर जो आपके पास ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो जो है वो आपके पास काफ़ी डिप्लीट कर गई, काफ़ी कम हो गई हैं,
बट जो मार्जिनल जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो आजकल भी आपके पास हैं। तो आपके पास देखिए टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हो गई, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, आपकी जो बाकी सोशल लाइव्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी आपके पास चेंज हो चुकी है, बट जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम की वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो बना हुआ है। सिमिलरली आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो अभी भी जो है वो इसी वैल्यू सिस्टम के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो बिलीफ सिस्टम्स हैं दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वो काफ़ी लॉन्ग लास्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास मटेरियल डिटर्मिनिज्म है इनका, वो यहाँ पे जो है वो फेल कर जाता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज द सोशल रिलेशंस दे आर डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी। बहुत बार बिलीफ सिस्टम जो हैं वो सोशल रिलेशनशिप्स को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो आपके पास बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेसिज्म का जो है वो बिलीफ सिस्टम है। तो आपके पास रेसिज्म का अगर बिलीफ सिस्टम माना जाए तो आपके पास जो ब्लैक कम्युनिटीज़ हैं अमेरिका के अंदर वो अलग रह जाती हैं, और जो आपके पास वाइट कम्युनिटीज़ जो हैं वो अलग रह जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा बड़ा जो से है वो आपके पास बिलीफ सिस्टम का है। ठीक है, सिमिलरली टेक द केस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का कास्ट सिस्टम ले लीजिए, आपके पास जो अनटचेबल्स हैं वो अलग होते हैं, और आपके पास जो बाकी जजमान्स हैं वो जो है वो अलग रहते हैं। यहाँ पे बिलीव सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंस ले रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो पीछे रह गई। ठीक है, देन द समटाइम्स इट इज सीन दैट देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ रिलीजन इन द अडेप्टेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द सोसाइटी। रिलीजन का या फिर बिलीफ सिस्टम का टेक्नोलॉजी को डिटरमाइन करने में जो है, टेक्नोलॉजी क्या आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर आपके पास वो चीज़ें आएंगी वो या फिर नहीं आएंगी, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सो इसके अंदर आपके पास जो है वो मैक्स वेबर ने मद्रास के अंदर जो है एक स्टडी की थी, मद्रास के अंदर जो है स्टडी की थी। द स्टडी इट वाज नोन एज हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म स्टडी का नाम था। तो इस स्टडी के अंदर वो कहते हैं कि जो आपके पास हिंदुइज्म है और बुद्धिज़्म है, खास करके जो बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट हुआ है इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो जो है वो सोशलिज्म को उसने इंडियन सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया है। तो जो आपके पास वेस्टर्न कैपिटलिज्म है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है, जो खास करके जो वेस्टर्न कैपिटल टेक्नोलॉजी है, कैपिटलिस्ट टेक्नोलॉजी है, वो आपके पास जो इंडियन सोसाइटी है वो पूरी तरह से अडेप्ट नहीं कर पा रही। सिमिलरली यही जो चीज़ें हैं वो आपके पास बेटली ने अपनी विलेज स्टडी के अंदर जो है वो उड़ीसा के अंदर देखी थी। ठीक है, बेली ने भी जो है वो अपना काम किया था। तो आपके पास अगेन वही जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। बहुत सारे लोगों ने जजमानी सिस्टम के ऊपर काम किया, अगेन उनको ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं। दैट आपके पास जो आइडियोलॉजी है वो बहुत बार डिटरमाइन कर देती है कि आप इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करोगे या फिर नहीं करोगे। ठीक है, हमेशा जो है वो आपके पास कल्चरल चेंज या फिर आपके पास टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो अहम नहीं होता। बिलीफ सिस्टम्स बहुत बार अहम होते हैं। इन चीज़ों की वजह से आपके पास जो है वो इसको मेरविन हैरिस के जो आपके पास मटीरियलिज्म है उसको बहुत बार जो है वो नास्टी मार्क्सिज्म के नाम से जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है। नास्टी मार्क्सिज्म के नाम से क्रिटिसाइज कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो आपके पास जो है दिस वाज द क्रिटिसिज्म। नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेरविन हैरिस cultural materialism in anthropology। अब आंसर कैसे लिखोगे? इन द इंट्रोडक्शन फर्स्टली यू विल राइट दैट द मेरविन हैरिस डिड द फील्ड वर्क इन मोज़म्बिक, इक्वाडोर एंड ब्राज़ील। ठीक है, वहाँ पे जो है वो उन्होंने अंडर डेवलपमेंट के आपके पास इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर जो है वो काम किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास इन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म की थ्योरी देते हुए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे आपके पास एक थ्योरी का नाम है कल्चरल मटीरियलिज्म। ठीक है, इट वाज इन
आई थिंक इन 79 जो है वो आपके 1979 और 74 1978 आई थिंक 79 78 समवेयर इन्होंने जो है वो अपनी कल्चरल मटीरियलिज्म नाम की जो है एक किताब लिखी, जिसके अंदर उन्होंने कल्चर को जो है वो रीडिफाइन किया। अब कल्चर को कैसे रीडिफाइन किया? दैट कल्चर इट इज़ एन अडेप्टिव मैकेनिज्म टू द मटीरियल circumstances, to the material circumstances of social life or the social life or the society। ठीक है, सो ये जो आपके पास these things are keywords, एग्जामिनर इन चीज़ों को चेक करता है, इन चीज़ों को देखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है वो उसका क्रक्स लिख दोगे। ठीक है, क्रक्स के अंदर जो है वो आप दोनों स्टेप्स लिखोगे। पहला स्टेप आपके पास जो है, अगेन आप जो है वो लिमिटेशंस को देखोगे कि आपके पास लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, और आपके पास जो है व्हाट आर दी अडेप्टिव स्ट्रेटजीज दैट आर फाउंड टू फुलफिल दी बायो साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है जी। फिर दूसरे के अंदर वो 4 लेयर्स के अंदर जो है वो अपनी आपकी चीज़ों को जो है वो क्लासीफाई कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर बिहेवियर एंड मेंटल। ठीक है, तीसरी चीज़ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विल डिटरमाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विल डिटरमाइन सुपर स्ट्रक्चर। डिटरमाइन लिखना है आपने, डिटरमाइन। ठीक है, द सुपर स्ट्रक्चर, ये तीसरी चीज़। ठीक है, चौथी चीज़ हैंस कल्चरल चेंज इट इज़ पॉसिबल। चौथी के अंदर क्या है? कीवर्ड कल्चरल चेंज। ये सारे कीवर्ड्स हैं, चेंज इन कल्चर नहीं लिखना है, दैट डजेंट मीन एनीथिंग। ये चीज़ें टेक्निकल होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखी गई हैं वैसे रट्टा लगाओ और वैसे लिखो उसको। ठीक है, चेंज इन कल्चर नहीं, कल्चरल चेंज ऐसे लिखना है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको यूं जो के त्यों जो है वो वहाँ पे लिखना होता है, अंडरलाइन करना होता है उन चीज़ों को। इस लेक्सिकल का नंबर मिलता है आपको। वो कहते हैं ना कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसी आपकी जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उर्दू थोड़ी ना बोलेगा, फारसी थोड़ी ना बोलेगा, ये कीवर्ड्स ही वो लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसलिए कहा जाता है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह लिखो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह सोचो, चीज़ों को लिखो। तो अगर आप एक बहुत सिंपल आंसर भी लिखते हो लेकिन आपकी जो वोकैब है उसके अंदर ये कीवर्ड्स बैठ गए हैं, तो आप कुछ भी लिखोगे, जनरल भी लिख दोगे, उसके अंदर भी अपने आप कीवर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हैबिट का मैटर है। मैं यहाँ पे जब आपका लेक्चर लेता हूँ, जनरली हिंदी में लेक्चर चलता है, बट जो कीवर्ड्स आते हैं तो कीवर्ड्स खुद ब खुद जो है वो इंग्लिश के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग के अंदर बैठी हुई है, वो हैबिट बन चुकी है अब पढ़ के चीज़ों को। इसीलिए एग्जामिनर को पता चल जाता है कि कौन जो है वो किसी मटेरियल से रट्टा मार के आ रहा है और किसने जो है वो कुछ क्वालिटी कुछ पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपके पास जो है इस तरह से इसका क्रक्स है। सो दिस इज़ द क्रक्स। देन आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ कल्चर जो है वो दोबारा से रीइस्टेब्लिश किया। फिर जो है वो आपके पास क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म तीनों के तीनों जो है वो आपको क्रिटिसिज्म जो है वो लिखने हैं। फिर आपके पास जो है वो कंक्लूजन। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। और इसके अंदर हाँ, कंट्रीब्यूशन के साथ जो है आपको जो है वो केस स्टडी और सिंपल भाषा के अंदर इलस्ट्रेशन जो है वो आपको लिखना है। सेक्रेड काउ कम्प्लेक्स का लिखते हो, सेक्रेड काउ कम्प्लेक्स का लिख सकते हो। फेमिनिस्ट मूवमेंट और फेमिनिज्म ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। आपके पास जो है वो पिग्स एंड विचेस वाला लिखना चाहते हो, पिग्स एंड विचेस वाला लिख सकते हो। जिस चीज़ को आप जो है वो क्रिटिसिज्म के अंदर लिखना चाहते हो, केस स्टडी के अंदर लिखना चाहते हो, उस चीज़ को जो है वो आप आराम से केस स्टडी के अंदर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सो प्लीज़ राइट दिस आंसर, इस आंसर को लिखिए एंड यू कैन सेंड इट इन हेयर। आप यहाँ पे जो है इस नंबर के ऊपर जो है वो इस उत्तर को, इस आंसर को जो है वो भेज सकते हो। ठीक है, और बेटर होगा इफ़ यू विल डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप। आप O2IS अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के ऊपर जो है वो आप इस आंसर को जो है वो भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।